तो आज के लेक्चर में हम लोग पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मस्कुलिनिटी यूजेस पढ़ते हैं। आपको एक कॉन्टेक्स्ट याद दिलाने के लिए एक बार बता दूं कि हम पिछले लेक्चर में कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे थे, जो मेनली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में हमने पढ़ा था कि मेनली रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल ड्रग्स हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक मेनली निकोटिनिक यूजेस पढ़े थे, जैसे माइसिमिक ग्रेविस के लिए यूज़ करते हैं और कोलिनर्जिक रहीस के लिए यूज़ करते हैं। ये सब मेनली कोलिनर्जिक ड्रग्स के निकोटिनिक यूजेस हैं। अब हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग्स से कुछ मस्कुलिनिक यूज़ पढ़ते हैं कि मस्कुलिनिक यूजेस के क्या होते हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जैसे कि M1, M2, M3 ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं ड्रग्स। तो ये मेनली इसके दो यूज़ होते हैं। एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। तो होता क्या है कि ऑपरेशन के जस्ट बाद जब ऑपरेशन हुआ रहता है किसी पेशेंट का, तो उसका जो इलियम होता है और जो उसका यूरिनरी ब्लैडर रहता है, उसका नर्वस कंट्रोल थोड़ी देर के लिए चला जाता है, वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज सा हो जाता है। जस्ट पोस्ट ओपी इंटेस्टाइन स्टॉप्स वर्किंग। जब उस वर्किंग स्टॉप कर देता है तो हम लोग उसे कुछ खाना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना अगर दे देंगे तो इंटेस्टाइन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो फूड एब्जॉर्प्शन में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को NPO पे रखते हैं। NPO मतलब नेल पर ओरल। और पेशेंट से समय समय पे पूछते रहते हैं कि क्या आपने गैस पास की, मतलब फ्लैटर्स के बारे में पूछते रहते हैं पेशेंट से समय समय पे। अगर उसने गैस पास कर दी, इसका मतलब कि उसका जो इंटेस्टाइन है वो अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टरी पीरियड जो है वो स्टार्ट कर चुका है और वो मतलब अपना कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ चुका है। नॉर्मली जो उसका बॉवल मूवमेंट्स होते हैं वो चालू हो चुके हैं। तो अब हम लोग उसे कुछ खाने पीने का दे सकते हैं। अगर ये कभी कभी एक प्रोलॉन्ग समय तक नहीं हो पाता, उसका इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो हम लोग उसको कुछ कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूस्टिमिन विदाउट एट्रोपिन, ऑब्वियसली क्योंकि एट्रोपिन जो है वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है मस्कुलिनिक वाले। तो अगर न्यूस्टिमिन देंगे तो हमने पढ़ा ही था कि M1, M2, M3 खाओ पियो दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। बाकी काम बाद में से यहाँ पे ये हर जगह होते हैं। खाओ पियो वाले सिर्फ स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं। M2 मतलब दिल लगाओ हार्ट में, M3 मतलब बाकी यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन और कहीं भी स्मूथ मसल्स और हर जगह M3 होते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग में जाके M3 पे ऐड करेगा और फिर उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, जो पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। तो ये हो गए हम लोग के मेनली कोलिनर्जिक ड्रग्स के मस्कुलिनिक यूजेस। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड ब्लॉकर। जैसे हमने यहाँ पे दो टाइप के ड्रग देखे थे एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड के ब्लॉकर में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाला हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इरिवर्सिबल पे। कुछ ऐसे ड्रग जो इस एंजाइम को ब्लॉक तो कर देते हैं, इस एंजाइम को, लेकिन इस तरीके से ब्लॉक करते हैं कि वापस से वो अनब्लॉकिंग नहीं हो पाती है, तो नए एंजाइम बनाने पड़ जाते हैं। ऐसे ड्रग्स मतलब खतरनाक भी होते हैं और काफ़ी कुछ जगह पे इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो मेनली ऐसे जो चीज़ों की होती है वो पॉइजनिंग होती है। हम लोग ऐसे वॉलंटरली ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग नॉर्मली ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो रिवर्सिबल हो। तो अगर हम लोग इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड्स के ब्लॉकर देखें तो वो मेनली दो होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। इन दोनों की पॉइजनिंग होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के एग्जाम्पल है मैलाथायोन और पैराथायोन, और कार्बामेट्स के एग्जाम्पल है कार्बारिल और प्रोपैक्सोर। तो ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं ये बहुत ही हाईली लिपिड सल्यूबल होते हैं, और ये इतने ज़्यादा लिपिड सल्यूबल होते हैं कि डायरेक्टली स्किन के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जैसे ये प्रेजेंट होते हैं आपके पेस्टिसाइड में और केमिकल फर्टिलाइजर्स में। जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो जब क्रॉस पीस से छिड़कते हैं तो कुछ उनकी स्किन पर ही पड़ता है, वो स्किन से डायरेक्टली एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। और इनके अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड्स के ब्लॉकर। तो अब अगर आपके बॉडी में एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड ब्लॉक हो गया और वो भी इरिवर्सिबली, तो एक तरीके से आपको सिंपैथेटिक सिम्टम्स आने लगेंगे, क्योंकि आपको जो पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम्स आने लगेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में एसिटाइलकोलिन की मात्रा एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे शो किया है कि एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड ब्लॉक हो गया जिससे एसिटाइलकोलिन बढ़ गया। जब एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा तो इससे निकोटिनिक इफेक्ट्स भी आएंगे, मस्कुलिनिक इफेक्ट्स भी आएंगे। निकोटिनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेनली NN और NM। NM मतलब न्यूरोमस्कुलर में एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा जिससे मसल वीकनेस आएगी। मैंने पहले क्या बताया था कि मसल वीकनेस दोनों तरीके से आती है, ACH कम होने पर भी और ACH ज़्यादा होने पर भी, ठीक। मस्कुलिनिक में क्या होगा? मस्कुलिनिक के सारे सिम्टम्स को हम लोग मिला के एक निमोनिक से याद करते हैं जो है स्लज, SLUDG स्लज। S से सलाइवेशन बढ़ जाएगा। L से लैक्राइमेशन बढ़ जाएगा, ठीक, मतलब क्या कहें, हम लोग की जो आँखों की ग्लैंड होती हैं टीयर फॉर्मेशन वो बढ़ जाएगा। फिर आता है U से यूरिनेशन बढ़ जाएगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो चुका है। D से डिफिकेशन बढ़ जाएगा, मतलब डायरिया हो जाएगा। G से GI डिस्ट्रेस,
इसका मतलब जो हम लोग का जीआई है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन बढ़ चुका है। और ई से एमएसएस, एमएसएस मतलब होता है वॉमिटिंग, आपकी वॉमिटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर के जो गट है उसके जो मसल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे आपको वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने और थोड़े डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर M1 स्टिमुलेट होगा तो HCl का फॉर्मेशन बढ़ेगा, क्योंकि M1 होता है स्टमक में। अगर M2 स्टिमुलेट होगा तो M2 हार्ट में होता है, और हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, बीपी और हार्ट रेट को कम करवाता है। अगर M3 स्टिमुलेट होगा तो ये बाकी हर जगह होता है, डायरिया कराएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कराएगा, मतलब कि तुम्हारा ब्लैडर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, बार बार तुम्हें यूरिनेशन करने जाना पड़ेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, इनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और तुम्हें बहुत ही खतरनाक मियोसिस हो जाएगा, तुम्हारा प्यूपिल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल, PPP, पिन पॉइंट प्यूपिल। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें इसे याद रखना है कि पिन पॉइंट प्यूपिल और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पिन पॉइंट प्यूपिल का एक निमोनिक है ओपी, ये वो वाला ओपी नहीं है जो तुम लोग पढ़ते हो। तो ओपी का फुल फॉर्म है, ओ से है ओपी एंड कार्बामेट्स, ओपी मतलब है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, और ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड पॉइजनिंग में मॉर्फिन होता है, और इसके कारण भी इरिवर्सिबली ACH स्टेरस ब्लॉक हो जाता है। और पी से हमारा दो आते हैं, फिनॉल का पॉइजनिंग और पॉन्टीन हेमोरेज। ठीक, ये ओपी में होता है पिन पॉइंट प्यूपिल। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर इरिवर्सिबली तुम्हारा एसिटाइलकोलिन स्टेरस ब्लॉक हो गया और ACH बढ़ चुका है, तो देखो तुम्हारे जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं वो तो मस्करनी की वजह से ही आ रहे हैं। तो इससे तुम मतलब इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो कि मस्करनी को पूरा ब्लॉक कर दो। और मस्करनी को कौन ब्लॉक करता है? बिल्कुल सही जवाब, मस्करनी को ब्लॉक करने वाली हमने सिर्फ एक दवाई पढ़ी है, सबसे फेमस दवाई जो होती है एट्रोपिन। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एट्रोपिन। ब्लॉक्स ऑल मस्करनिक रिसेप्टर्स। रूट इसकी IV होती है, हर 5 मिनट में इसको रिपीट करते हैं ताकि इसके इफेक्ट्स देख सकें, और पेशेंट को कॉन्टीन्यूअली हम लोग मतलब इसे एग्जामिन करते रहते हैं पेशेंट को लगातार। अब अगर तुमने लगातार एट्रोपिन दिया तो एट्रोपिन कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ सिम्टम्स को चेक करते रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, कि अगर ये साइंस बॉडी में आ रहे हैं इसका मतलब एट्रोपिन अपना असर दिखा रहा है, और अगर ये ज़्यादा आ रहा है मतलब एट्रोपिन पॉइजनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिड्रियासिस, ऑब्वियसली बात है, जब मियोसिस हो रहा था नॉर्मली, तुमने एट्रोपिन दिया, M3 ब्लॉक हो गया तो मिड्रियासिस होगा। सिक्रेशन बढ़ रहे थे, स्वेट, टीयर्स, तुमने एट्रोपिन दिया तो अब सिक्रेशन घट जाएंगे। हार्ट रेट घट रहा था, तुमने एट्रोपिन दिया तो अब हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो अब अगर हार्ट रेट नॉर्मली 100 से ऊपर बढ़ जा रहा है तो ठीक है, ये नॉर्मल एट्रोपिनाइजेशन होता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बढ़ गया है, 150 के ऊपर चला गया हार्ट रेट, तो तुम समझ जाओगे कि ये एट्रोपिन पॉइजनिंग की तरफ जा रहा है। और सिक्रीशन का डिक्रीज़ होना ये मोस्ट स्पेसिफिक साइन होता है एट्रोपिनाइजेशन का। पूरी बॉडी ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल उसको स्वेट नहीं आएगा, पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत मोस्ट रिलायबल साइन होता है तुम्हारा एट्रोपिनाइजेशन का। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया इरिवर्सिबल ACH स्टेरस ब्लॉकर। हम लोग कुछ और चीज़ें अब इसके बारे में ड्रग्स पढ़ लेते हैं छोटे मोटे, जैसे ACH स्टेरस के कुछ रीएक्टिवेटर्स कौन होते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक कर दिया है गलती से, मतलब कि पॉइजनिंग की वजह से, तो हमें उसे रीएक्टिवेट करना है। तो इससे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं ऑक्साइम्स। ऑक्साइम में मेनली तो हमें दो याद करने हैं, पैरालिडोक्साइन और डाईएसिटाइल मोनोक्साइन। ठीक, पैरालिडोक्साइन का तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म हो गया PAM, पैरालिडोक्साइन, और डाईएसिटाइल मोनोक्साइन DAM। ठीक, अब इसको याद ऐसे कर सकते हो, PAM DAM। P से क्या होता है? पेरिफेरल, मतलब PAM सिर्फ पेरिफेरल एक्शन के लिए, सेरेब्रल एक्शन के लिए नहीं है। और DAM, D मतलब दोनों, मतलब ये दोनों एक्शन के लिए, मतलब ब्रेन को भी जा सकता है, मतलब अगर ब्रेन में तुम्हारा इरिवर्सिबल ब्लॉक हो गया तो यहाँ वहाँ भी काम कर सकता है और पेरिफेरल भी काम कर सकता है। ठीक, अब इसका एक और ट्रिक है OOO, ऑक्साइम्स ओनली फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, नॉट कार्बामेट्स। कि अगर तुमको, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे O और C के पॉइजनिंग की वजह से तुमको ये हो रहा है, ACH स्टेरस का ब्लॉक हो रहा है, अगर तुमको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का पॉइजनिंग हुआ है तब तो तुम ऑक्साइम दे दोगे और ये वापस से अनब्लॉक हो जाएगा। पर अगर तुमको कार्बामेट्स का पॉइजनिंग हुआ है तो तुम अगर ऑक्साइम्स दोगे तो ये अनब्लॉक नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइम्स ओनली फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, OOO। तो ये दो चीज़ आप याद कर सकते हैं, एक OOO और एक PAM DAM। P से मतलब पेरिफेरल एक्शन, D से मतलब दोनों एक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। थैंक यू।